हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ये है कि सैमसंग गैलेक्सी S21 FE के बारे में भर भर के क्वेश्चंस आए हैं। और ये सैमसंग गैलेक्सी S21 FE एक्जीनोस मॉडल जो हम लोग अब तक जिसके लिए इतने डिलेमा में थे, अब स्नैपड्रैगन 888 वर्जन भी लॉन्च हो चुका है। तो ये कन्फ्यूज़न को कुछ हद तक और ऐड किया है, बट प्राइस में बहुत डिफरेंस आ रहा है। वो 45,000 का लॉन्च हुआ है, ये 30-32 हज़ार रुपये में मिलता है। और सिर्फ प्रोसेसर का डिफरेंस है। तो प्रोसेसर के डिफरेंस से फ़ोन पे कितना डिफरेंस आता है, और क्या स्नैपड्रैगन 888 सभी चीज़ों में इतनी अच्छी है या कुछ चीज़ें हैं जो स्नैप एक्जीनोस 2100 की अच्छी हैं, ये भी बात करेंगे। तो दोस्तों, एक्जीनोस 2100 एक बहुत ही पावरफुल फ्लैगशिप चिपसेट 5 नैनोमीटर के 8 कोर्स के साथ ट्राई क्लस्टर मतलब डिज़ाइन पे बेस्ड है। और इसमें हमें जो सबसे हाईएस्ट परफॉर्मिंग कोर मिलता है आर्म का X1, वही कोर हमें स्नैपड्रैगन 888 में भी मिलता है। उसके बाद मीडियम परफॉर्मेंस कोर्स हैं और उसके बाद लोअर एंड कोर्स हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि एक 5nm का चिपसेट 4500 mAh की बैटरी वाले फ़ोन में भी बैटरी बैकअप अच्छा नहीं दे पा रहा है, या वो स्ट्रगल कर रहा है। ऑप्टिमाइजेशन मुझे बहुत सारे लोगों ने ऑन करने को कहा, मैंने ऑप्टिमाइजेशन इसमें पहले दिन से ही ऑन किया हुआ है, तो मतलब पता है, इतना तो पता ही है। अब रह गई बात कि क्या इसमें एकदम ही सुधार नहीं आया है डे वन से, तो दोस्तों बहुत सुधार आया है। इसमें हीटिंग और बैटरी ड्रेन में बहुत हद तक चीज़ें कम आई हैं, लेकिन क्या वो नोटिसेबल नहीं है? वो नोटिसेबल अभी भी हैं, क्योंकि उसके भी बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। चाहे वो हीटिंग हो, चाहे वो बैटरी ड्रेन हो, चाहे वो आइडियल बैटरी ड्रेन हो। आइडियल बैटरी ड्रेन बोलते हैं कि हमने फ़ोन को रात भर ऐसे ही रखा या दिन भर ऐसे ही रखा बिना यूज़ के, और वो बैटरी ड्रेन उसके बाद भी हो रहा है। ये अच्छे फ़ोन्स में, अच्छे प्रोसेसर्स में आइडियल बैटरी ड्रेन एकदम कम से कम होना चाहिए। रात भर में 1 से 2% होना चाहिए, या 1% होना चाहिए। दिस इज़ बेस्ट सिनेरियो जो है। एप्पल में बहुत सारे हैंडसेट्स में ये रहता है, और उनकी भी ऑप्टिमाइजेशन जब ख़राब होती है तो आईफोन्स में भी आइडियल बैटरी ड्रेन हमें देखने को मिलता है टाइम्स। तो दोस्तों, ये जो इतना पावरफुल चिपसेट है, इसमें क्यों हमें ये बैटरी ड्रेन देखने को मिल रहा है, या फिर ये हीटिंग क्यों कर रहा है? दोस्तों, ये जो फ्लैगशिप प्रोसेसर सैमसंग ने लॉन्च किया है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, ये ट्राई क्लस्टर CPU मॉडल पे बेस्ड है। और इसका जो सबसे हाईएस्ट परफॉर्मिंग कोर्स है वो है आर्म का X1 CPU। और यही सेम हाईएस्ट परफॉर्मिंग कोर आपको स्नैपड्रैगन 888 में भी मिलता है। तो जब भी हाईएस्ट बेंचमार्क्स की बात आएगी या उसको बहुत ही यूज़ करने की बात आएगी, चाहे वो स्नैपड्रैगन 888 वाला वेरिएंट हो या एक्जीनोस वाला वेरिएंट हो, तो इसमें आपको वही प्रोसेसर काम कर रहा होगा, मतलब जो कोर है वही कोर काम कर रहा होगा। उसके बाद इसमें हीटिंग की बात है, मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ। इसके परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा इन्हांस किया गया है। ये 6 ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकेंड तक पहुँच सकता है, और पहले से भी इसको बहुत ज़्यादा, मतलब लास्ट CPU जो एक्जीनोस 990 था उससे इसमें बहुत ज़्यादा इन्हांसमेंट है। और GPU कोर्स में भी इसमें माली का P78 हमें मिलता है GPU। वो भी मतलब बहुत ही, उसमें भी 14 कोर्स हैं अंदर, और वो एक बहुत पावरफुल GPU है। लेकिन इसमें जो हमें NPU मिलता है, NPU एक यूनिट होता है जो हमारा न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये हमारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, या फ़ोन की जो अडेप्टिव लर्निंग हो गई, जो ब्रेन हो गया फ़ोन का, मतलब एक अलग से जो इंटेलिजेंस है फ़ोन में, ये NPU कंट्रोल करता है यूनिट। तो इसका जो NPU है वो बहुत इन्हांस किया गया है लास्ट टाइम के मुकाबले, उसको 3 टाइम्स बेटर किया गया है। और उसी के कारण ये बहुत ही हाई एंड टास्क को बहुत ईजीली कर पाता है। लेकिन उस NPU के द्वारा जो बैटरी ड्रेन है वो बहुत ज़्यादा होता है, और उसको सैमसंग कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ये 5nm चिपसेट है, सैमसंग ने इससे ज़्यादा नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस्ड प्रोसेसर्स के साथ बैटरी ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा किया हुआ है, बट इसके साथ उन्होंने इसको संभाल नहीं पाई, क्योंकि NPU जो इसका है उसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वो वन ऑफ इट्स काइंड है, जो हमको लगता है समय के साथ ही ये ठीक होगा। बता दूँ, ये NPU पहले से 3 टाइम्स बेटर है, मतलब लास्ट CPU से 3 टाइम्स बेटर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लर्निंग जो फ़ोन का है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, उसका कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बहुत बढ़ते जा रही है। तो इस बार 3 टाइम्स बेटर है, और जिसके कारण इसकी जो बैटरी कंजम्पशन है और जो ड्रेनिंग है, ये अब रह गई बात कि ये क्या प्रोसेसर पूरा ही नकारा है। तो देखिए, ये प्रोसेसर नकारा या मतलब बेकार नहीं है, ये प्रोसेसर बहुत ही उम्दा प्रोसेसर है। क्यों अच्छा है? इसमें 200 मेगापिक्सल तक के कैमरा सपोर्टिंग है।
इसमें आपके 6 कैमराज तक को सपोर्ट कर सकता है, जबकि इस फ़ोन में सिर्फ 3 और आगे एक 4 कैमराज यूज़ हुए हैं, जबकि ये 6 कैमराज को सपोर्ट कर सकता है ये प्रोसेसर। 200 मेगापिक्सल तक के कैमरा को ये हैंडल कर सकता है, जो कि इसके हाई एंड फ़ोन्स में अल्ट्रा में इन्होंने यूज़ भी किया है। इसके बाद इसकी जो CPU प्रोसेसिंग है, 30% ग्रोथ है। ये जो प्रोसेसर है ये 144 हर्ट्ज़ की स्क्रीन को कंट्रोल कर सकता है, जबकि इसमें सिर्फ सैमसंग ने इससे 120 हर्ट्ज़ की स्क्रीन को ही कंट्रोल करने का काम लिया है। तो उस हिसाब से तो इसको मतलब अंडर यूटिलाइज ही कर रहा है। लेकिन ये जो स्क्रीन रिफ्रेशिंग रेट है ये भी एक कारण है बैटरी ड्रेन करने का। लेकिन आप इसको बंद भी कर दोगे, 60 हर्ट्ज़ पे भी ले जाओगे तो बहुत डिफरेंस नहीं आएगा बैटरी बैकअप के यूजेस में। लेकिन इसका जो NPU है, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट, वो बहुत ज़्यादा बैटरी खाता है और उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो। उसके लिए सैमसंग ही कुछ कर सकता है और वो ऑप्टिमाइजेशन से हो सकता है फर्दर फ्यूचर में शायद कुछ ठीक कर दे। लेकिन अभी फ़िलहाल क्योंकि ये फ़ोन 4 साल, अगले 4 साल इसमें अपडेट्स आने हैं, अभी निकट भविष्य में कोई इसमें बहुत ज़्यादा होपफुल सिचुएशन नहीं है। लेकिन ये फ़ोन ख़राब नहीं है। ये फ़ोन 30,000 में फुल्ली रिकमेंडेड है। हीटिंग बहुत हद तक कंट्रोल हुई है क्योंकि वेदर चेंज हुआ है, बरसात का मौसम लगभग आया हुआ है और जाड़े का दिन जैसे ही आएगा तो ये आपका प्रोसेसर मतलब एक लेवल के ऊपर हीट नहीं करेगा। ये 40 के नीचे अगर रहता है तो सैमसंग का कहना है अगर 40 के नीचे प्रोसेसर रहता है टेम्परेचर में तो ये नॉर्मल है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने ओप्पो के फ़ोन को देखा, उनका भी मतलब मैंने देखा, उनकी हीटिंग को भी मैंने देखा नेट पे। तो ओप्पो के भी फ़ोन्स में, ओप्पो रेनो 10 वाले फ़ोन्स में भी हीटिंग है। वीवो V27 में भी एट टाइम्स टेम्परेचर राइज़ करता है। लेकिन मैंने पर्सनली अपने हाथ में यूज़ करके नहीं देखा है इनको। तो मेरा कहना है कि अगर ये बिलो 40 रहता है तो कोई इशू नहीं है हमें, और 40 के आसपास ही इसका टेम्परेचर अभी रहता है या नीचे रहता है। तो लेट्स सी कि थोड़ा अगर और वार्म इन्वायरमेंट हो तो क्या ये भाग जाएगा और ऊपर, तो ये जा सकता है। मैंने जैसे बताया 6 से 8 डिग्री। लेकिन ये फ़ोन उसके बाद भी ये स्टर्टर या लैग नहीं करता है। ये बहुत बड़ी बात है कि हीट हो रहा है बट स्टिल ये लैग नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि ये प्रोसेसर समझ रहा है कि ये हीट होगा। इसको आप समझो, इसकी जो NPU है इसको मतलब इसको पता है फ़ोन को कि ये हीट होगा। आई डोंट नो वाई, लेकिन ये इस तरह से है इस फ़ोन में कि उस हीटिंग के बाद भी ये एबनॉर्मल इसको महसूस नहीं होता है, ये स्टटर नहीं कर रहा है, लैग नहीं कर रहा है, या इसकी ऑप्टिमाइजेशन बेस्ट है। हम लोग ये आशा रख सकते हैं कि शायद फ्यूचर में ये थोड़ा बहुत ठीक हो जाए। बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस की उम्मीद मैं नहीं रख रहा हूँ, लेकिन शायद ये फिर भी कुछ हद तक ठीक हो। फ़ोन आप ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड रिकमेंडेशन है, आप आराम से ले सकते हो। जिस प्राइस सेगमेंट में ये फ़ोन अभी आया हुआ है 30,000 में, स्नैपड्रैगन 888 वेरिएंट में भी आर्म का X1 CPU ही यूज़ हुआ है, हाईएस्ट परफॉर्मिंग कोड जो है उसका। तो आप आराम से ले सकते हो। जब सेम चीज़ है उसमें भी हीटिंग आने वाली है, इससे 2 से 3 डिग्री या 4 डिग्री कम रहने वाला है। आप गुप्ता जी की वीडियोस भी देख सकते हो, उसमें भी उन्होंने काफ़ी अच्छे से हीटिंग के बारे में भी बताया है। तो आप देख सकते हो और भी कंपैरिजन वीडियोस देख सकते हो। तो दोस्तों स्नैपड्रैगन 888 भी हीट होगा, इससे 2 से 4 डिग्री कम रहेगा। लेकिन उसके लिए आप 10-12 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देना चाहते हो, मेरे हिसाब से नॉट रिकमेंडेड, वैल्यू नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है उतना पैसा देने का सिर्फ एक चीज़ के लिए। बाकी सभी चीज़ें इसमें अच्छी हैं और बिग बिलियन तक अगर वेट करोगे तो इसकी प्राइस में भी और 2-3 हज़ार रुपये आपको कम ही देखने को मिलेगा। आई होप 26-27 तक ये फ़ोन आपको फ्लैट रेट में देखने को मिले, या 28,000 तक फ्लैट रेट में देखने को मिले, उससे नीचे भी मिल सकता है। तो लेट्स वेट फॉर बिग बिलियन डेज। अभी जिनको लेना है 30,000 में आराम से ले लो, कोई इशू नहीं है। और 30,000 में आपको जो भी फ़ोन मिल रहा है उसमें LPDDR5 रैम नहीं मिल रहा है। ओप्पो के रेनो के 10 सीरीज़ को मैंने देखा, उसमें LPDDR के 4x रैम मिल रहे हैं, UFS के 2.1 मिल रहे हैं, जबकि इसमें 3.1 है। और आपका इसमें LPDDR5X रैम है। इसका क्या यूज़ है? इसका यूज़ है जब भी आप जितने बार भी ऑपरेशंस करोगे, जितने बार भी ऐप्स खोलोगे, ओपन करोगे, क्लोज़ करोगे, डाउनलोड करोगे, अपलोड करोगे, इन सारी चीज़ों में इन सब चीज़ों का असर पड़ता है। तो उस हिसाब से आपका डे टू डे यूज़ में बहुत असर पड़ने वाला है। और एक डिस्क्लेमर लास्ट में, एप्पल भी आर्म के ही कॉर्टेक्स यूज़ करता है, सिर्फ वो अपने हिसाब से बनवाता है, इसलिए उसकी ऑप्टिमाइजेशन अच्छी रहती है और उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ़ फ़ोन्स के लिए बनाता है। सैमसंग का जो थॉट प्रोसेस होता है आर्म के साथ कॉम्बिनेशन करके, कोलैबोरेशन करके बनाने का, उनका थॉट प्रोसेस बस इतना होता है कि वो चाहते हैं कि ऐसा प्रोसेसर डेवलप हो जो उनके मैक्सिमम फ़ोन्स के साथ काम करे। और यहीं पे सैमसंग गलती करता है, क्योंकि जब सेम कंपनी एप्पल के भी चिपसेट को मदद कर रही है और इसके भी चिपसेट को मदद कर रही है, फिर क्यों डिफरेंस है? तो डिफरेंस इसलिए है क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव होता है मेजर
बहुत सारे फ़ोन्स को टच करना, जैसे कि इनको अल्ट्रा भी निकालना है, इनको सेम प्रोसेसर के साथ S23 भी, मतलब सॉरी S21 भी निकालना है, S21 अल्ट्रा भी निकालना है, और S21 FE भी सेम प्रोसेसर डाल के निकालना है। तो जब ये 3 फ़ोन्स के बारे में सोचते हैं ना, तो तीनों के अलग अलग कैमराज और कैपेबिलिटीज़ होते हैं। तो ये ट्राई करते हैं कि कोई एक मतलब ऐसा चीज़ लें जो सबको इंक्लूज़ कर ले, इंक्लूसिव मतलब लेकर के चलते हैं। बट एप्पल का अप्रोच ये नहीं होता है। उनका मतलब उनके पास भी फ़ोन्स है, प्रो मैक्स है, प्रो है, ये है, बट उनका मतलब एक अलग अप्रोच होता है चिपसेट के लिए। वो उनका क्लैरिटी मतलब है कि उन्हें क्या चाहिए उस प्रोसेसर से, और शायद यही डिफरेंस है दोनों कंपनी के थॉट प्रोसेस में। इस चिपसेट की 5G कैपेबिलिटी हमें 7.35 Mbps, सॉरी 7.35 Gbps की स्पीड, डाउनलोड स्पीड देती है। और अगर स्क्रीन की बात करें तो ये फ़ोन हमें 8K तक की मतलब वीडियोस को प्ले कर सकता है विदाउट स्टटरिंग, एनी बफरिंग, किसी भी तरह से। ठीक है, तो ये फ़ोन बहुत अच्छा है। S21 FE बहुत अच्छा फ़ोन है। इसकी कैपेबिलिटीज़ बहुत हाई हैं। सिर्फ चिपसेट के कारण प्रॉब्लम था, उसमें भी NPU के कारण ये बैटरी ड्रेन और ये सब चीज़ें हैं। तो वो चीज़ें इन फ्यूचर ठीक हो सकती हैं कुछ हद तक, बहुत चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन क्या अभी ये फ़ोन लेने लायक है कि नहीं है? अभी भी लेने लायक है, अभी भी आप ले सकते हो। हीटिंग वार्मनेस है, और वो ऑप्टिमाइजेशन करके रखा हुआ है। दिन ब दिन इसकी लर्निंग जितनी होते जा रही है, फ़ोन थोड़ा थोड़ा ठीक होते जा रहा है। ठीक है, अभी भी 40s के नीचे रहता है, कभी कभी 40s के ऊपर चला जाता है, कभी कभी इन द सेंस कि हर दिन किसी न किसी समय जाता ही है। तो ये चीज़ें हैं। गेमिंग के लिए लेना चाहते हो तो ले लो, पबजी के लिए मत लेना। बाकी जितने प्रकार के गेमिंग करते हो उसके लिए ले सकते हो, गेमिंग भी कर सकते हो। पबजी मैंने एक दिन ट्राई किया, 15 मिनट ट्राई किया, तो उसमें भी इसकी टेम्परेचर जो थी वो 41-42 के आसपास था 15 मिनट में। तो मुझे लगता है कि ये बिलो 45 डिग्री ही रहेगी अगर आप गेमिंग भी करोगे तो। लेकिन हीटिंग होता है 40 के अबव इज़ एनीथिंग, मतलब एनी टेम्परेचर अबव 40 इज़ हीटिंग, तो इसको मैं कंसिडर करता हूँ। तो ठीक है, आंख बंद करके चले जाओ S21 FE के लिए, लेकिन वो ऑप्टिमाइज़ होगा समय लेकर के। लेकिन उसके बाद भी कुछ वार्मनेस रहेगा, एक्सेप्ट कर लेना उस चीज़ को। कुछ बंदे हैं जिनको वार्मनेस फील नहीं होता है, तो उन्होंने शायद पहले ठंडा फ़ोन नहीं चलाया होगा। वो भी होता है कि गर्म से गर्म में आ रहा हो तो वो गर्म नहीं महसूस होता है, तो ये एक अलग बात है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो यही था।